हाय, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, सो बायोट-सावर्ट लॉ क्या है? तो एक पहले एक वायर ले लो, ऐसा एक वायर है। सो इस वायर में से करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, इसको दे दो I एंड वायर का लेंथ दे दिया L। तो इस वायर मतलब क्या होता है? एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो उसका इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इफ करंट फ्लो होगा तो। ओके, सो इसमें से कोई छोटा सा एक लेंथ dl कंसीडर किया हम लोग ने। इस छोटे से लेंथ यहाँ पे एक dl कंसीडर किया। ओके, सो dl कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा? तो dl इस डायरेक्शन पे जाएगा अगर dl एक वेक्टर होगा तो। सो इस पॉइंट से r डिस्प्लेसमेंट पर एक पॉइंट है P। ओके, अब P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, राइट। तो यहां पे देखो, ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा। अब B का कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? B इफ करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो B देखो यहां पे बोट के अंदर चला जाएगा, मतलब यहां पे क्या होगा? क्रॉस दी गया। क्रॉस मतलब क्या होता है? ये पीछे वाला पोर्शन और टिप होता है फास्ट पोर्शन, सामने का पोर्शन। तो सामने का पोर्शन अंदर चला गया और ये क्रॉस है पीछे का पोर्शन, ये बोट की तरफ दिख रहा है, मतलब ये बोट के अंदर चला गया B। ठीक है, तो ये dl लेंथ के ऊपर वजह से यहां से करंट फ्लो होगा तो इस डिस्टेंस पर, मतलब P डिस्टेंस P पॉइंट में और r डिस्प्लेसमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग dB, वेक्टर साइन देकर। अभी dB क्या होगा ये बायोट-सावर्ट लॉ हम लोगों को बोलेगा। सो व्हाट इज dB? मैग्नेटिक फील्ड dB। सो dB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब I जिस डायरेक्शन पे I का वैल्यू जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड dB, और जो dB है dB को एक्चुअली B दे दो, छोटा एलिमेंट ना लेकर B दे दिया। सो B I के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एंड B आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये जो छोटा लेंथ है dl इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर dB होगा तो dl होगा, अगर ओनली B होगा तो L होगा। ठीक है, छोटे से लेंथ के लिए छोटे से मैग्नेटिक फील्ड, फुल टोटल लेंथ के लिए पूरा मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर यहां पे dB दिया तो dl देना होगा। ठीक है, अब देखो एंड B also inversely proportional square of their displacement। ठीक है, मतलब ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है बायोट-सावर्ट लॉ। अगर तीनों को हम लोग अगर ऐड कर देंगे और ये वाला छोटा छोटा पोर्शन ले लिया तो ये हो जाएगा dl, ये आ गया dB, तो क्या मिलेगा फाइनली? सो dB इन वेक्टर फॉर्म, ऑल B स्मॉल एलिमेंट ले लिया, सो dB क्या होगा? dB इज अ वेक्टर फॉर्म और तीनों को अगर ऐड करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl क्रॉस R ओवर R क्यूब। यह है बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या बोला? तो dB था I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, dB क्या था? L के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड dB आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर। ठीक है, तो किसके साथ होगा? डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, अब देखो
अब ये दोनों तो क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट में फाइनली मिलेगा तो dB, सो dB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो dB a क्रॉस b क्या होगा, ab sin थीटा, सिमिलरली I dl r sin ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन dl जो वेक्टर है एंड r, ठीक है, एंड इसके नीचे क्या है r क्यूब, तो ये कट जाएगा r स्क्वायर, so proportional to I dl sin theta over r square, that the magnitude of dB, okay, and here is a proportionality constant, so इधर देखो, so dB इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा, म्यू 0 ओवर 4 पाई, दैट्स द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट I dl sin theta over r square, and where mu 0 is permeability of free space, similarly like epsilon naught or epsilon 0, that is the permittivity of free space, that's the electric field का, अब ये म्यू 0 आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, so that is equal to permeability of free space और वैक्यूम, ठीक है, so dB क्या मिला हम लोगों को, फाइनली म्यू 0 I dl sin theta 4 pi over r square, that's the Biot-Savart law, okay। तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था, ये वायर में से अगर करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, चार्ज मूव होता है, तो चार्ज अगर मूव होगा तो क्या होगा, चार्ज अगर मूव होता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, सो द मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बोलेगा बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, ओके। सो इधर आएगा देखो म्यू 0 ओवर 4 पाई, इसका वैल्यू क्या होगा, सो म्यू 0 ओवर 4 पाई दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर, ओके, सो मीटर मीटर कट गया तो रहेगा क्या, 10 टू द पावर -7 टेस्ला, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ला, तो टेस्ला को हमने दे दिया सिंबल टी, टेस्ला मीटर एम्पियर, ठीक है, दैट्स द म्यू 0, द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो फाइनली म्यू 0 का वैल्यू क्या आएगा, तो म्यू 0 इक्वल टू आएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर टू द पावर -1, ओके। सो कहां से मिला था, इधर छोड़ दिया, आई को नीचे ले लिया, डीएल को भी नीचे ले लिया, आर को ऊपर भेज दिया, ऐसे आ गया, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या था, that the epsilon naught, that the permittivity of free space, that the 8.854 into 10 to the power -12, okay, and इसका यूनिट कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, F equal to 1 over 4 pi epsilon naught charge 1 charge 2 over r square, तो इसको ऊपर भेज दिया, ये ऊपर चला गया तो क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2, ओके, दैट्स द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, जस्ट यूनिट को निकालने के लिए हम लोग ने कैलकुलेट किया, तो इसको ऊपर भेज दिया तो क्या होगा, दैट्स द एप्सिलॉन नॉट, अब इधर करते हैं, दैट्स द एप्सिलॉन नॉट, बोर्ड पे जगह नहीं था तो इधर आ गया इसलिए, इज इक्वल टू Q1 Q2 over F R square, so
ये वाला चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। ये वाला क्या होगा, न्यूटन टू द पावर माइनस कूलम स्क्वायर, दो चार्ज था कूलम स्क्वायर मीन सी स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 एंड मीटर टू द पावर -2। ओके, चलो ये वाला आ गया। तो हम लोगों का एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट, सो कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 -12 एंड मीटर टू द पावर -2। ओके, अब ये दोनों में से एक सिमिलरिटी है, बायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ में कुछ सिमिलरिटी है एंड कुछ डिफरेंस भी है। क्या है देखो, बोथ आर ओबे इनवर्सली स्क्वायर लॉ। तो इनवर्सली स्क्वायर लॉ होता है ना, वो कूलम्स में भी था और बायोट-सावर्ट लॉ में भी है। देखो कूलम्स लॉ में क्या था, 1/r², यहां पे भी है 1/r²। ठीक है, ये वाला तो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, अगर डायरेक्शन देखे तो यहाँ पे कुछ आर कैप आ जाएगा। जो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड है, दैट्स द सिमिलरिटी बिटवीन द कूलम्स लॉ एंड बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, एंड बोथ आर ओबे द सुपरपोजिशन अप्लाइड फॉर बोथ फील्ड। तो सुपरपोजिशन जो थ्योरम है, ये दोनों ही ओबे करते हैं, मतलब सिंपल, बहुत सारा चार्ज होगा तो सिंपल एडिशन होते होते जाएगा। ठीक है, next, and the electrostatic field is produced by a scalar source named electric charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज रहेगा वो मूविंग चार्ज होगा, तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स नेम्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स दैट इज आईडीएल। करंट क्यों फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, एंड इफ चार्ज मूविंग हो रहा है तो क्या होगा, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, दैट्स अ बी। ओके, next, the electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point। वेक्टर जो है सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट वहां पे था। अब यहां पे क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing a displacement vector r and current element idl। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, देखो, so sin 90 डिग्री, वी ऑल नो दैट sin 90 इक्वल टू 1, सो ओनली आइडियल आ जाएगा। यहाँ पे dl तो वेक्टर है, और थीटा क्या होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन r डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ, स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर। ये जो थीटा आएगा ना, ये देखो एल एंड आर के बीच में जो एंगल है वो होगा थीटा। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज ए एंगल डिपेंडेंस इन द बायोट-सावर्ट लॉ व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। यहां पे देखो, तो इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एंगल के ऊपर डिपेंड है, थीटा है ना, साइन थीटा, देयर इज एंगल डिपेंडेंस। और कूलम्स वाले जो लॉ था, कूलम्स लॉ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यहां पे एंगल का और थीटा का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मेंशन भी नहीं है, तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये थीटा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो अलोंग द सेम लाइन थीटा इक्वल टू 0, सो साइन थीटा इक्वल टू 0। तो इधर आएगा, देखो, अगर ये वाले पॉइंट अगर सेम लाइन के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इफ थीटा इक्वल टू 0, so know that the sin 0 is equal to 0। so इधर आएगा, देखो, अब sin 0 अगर 0 हो गया तो क्या मिलेगा, so यहाँ पे the direction dl is dash line is 0। so इसे छोटे लाइन के ऊपर सेम पाथ में होगा ना, इस पॉइंट के ऊपर में, अगर वायर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि r का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। ये मींस एक वायर के ऊपर बी प्रोड्यूस नहीं होता, वायर से थोड़े सराउंडिंग में प्रोड्यूस है, थोड़े से दूर में प्रोड्यूस होता है। सो एट द वायर अलोंग द लाइन dB इक्वल टू 0, मतलब इस लाइन के ऊपर dB का वैल्यू क्या होगा, 0, बिकॉज साइन थीटा, द थीटा विल बी 0। इफ थीटा वाज 0, दैट्स व्हाई dB इक्वल टू 0, मतलब वायर
मतलब लाइन के ऊपर डीवी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसके सराउंडिंग में रहेगा। नेक्स्ट, ओके, एंड ये वाला इसका मैग्नीट्यूड होगा, डीवी का अगर मैग्नीट्यूड ले लिया तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय permeability of free space or vacuum is multiplied by these two term, you know that। तो क्या मिलेगा देखो, तो हमने ऊपर में 4 पाई दे दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कूलम्स लॉ में था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पे म्यू 0 4 पाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर में दे दिया नीचे में दे दिया, तो इसका एक वैल्यू आएगा, हम सबको पता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला, एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू क्या होगा देखो, कैलकुलेट करना, 9 into 10⁹, राइट, एंड इधर क्या आएगा, इधर आएगा 10⁻⁻7। अब ये करने के बाद आएगा 1/9 into 10⁻16, ये नीचे आ जाएगा, -7 प्लस हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो 1/3 into 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, c स्क्वायर। नाउ व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो बोथ केस में अगर वैक्यूम ले लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयरलेस मीडियम, ठीक है, और फ्री स्पेस। So in the speed of light in vacuum is constant. So speed of light in vacuum is constant. Choosing the value of the either epsilon naught or mu naught is the fixed value of the other the SI units. So the mu 0 is fixed to be equal to the 4 pi into 10⁻⁷. So value को put कर दो तो ये आ जाएगा c square, that is equal to epsilon naught and mu naught. Okay. नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन बायोट-सावर्ट लॉ, द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब एक वायर, सो वायर में से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हम लोगों को तो बी कैलकुलेट करना है with the help of बायोट-सावर्ट लॉ, सिंपल। सो एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मींस ए वायर दे दो जिसमें से चार्ज मूव होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन पे चार्ज मूव होगा। सो इसमें से छोटा सा एक लेंथ dl दे दिया, इसका वायर का लेंथ है l, इससे r डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट है p, राइट, यहाँ पे b का वैल्यू क्या आएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये वेक्टर होगा, तो ये p पॉइंट में dv का वैल्यू क्या होगा, हम लोग को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो देखो इस पॉइंट में से डीएल को यहां पे ना देकर हम लोगों ने इस पॉइंट में दे दिया, कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। यह छोटा लेंथ, ये वाला है आर, एंड इसको दे दिया एक्स। याद रखना हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, कौन सी पॉइंट में, पॉइंट पी। तो क्या आएगा देखो, ये वाला एक्स है, ये छोटा सा एक लाइन दे दिया, इसको बोला लेंथ एल, ये पॉइंट है ए पॉइंट, इसको दिया पी, यह है ओ पॉइंट, एंड ये वाला एंगल क्या है, थीटा, एंड दिस इज अ पॉइंट
बी, राइट। सो डीबी क्या होगा? तो डीबी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल, वेक्टर साइन नहीं दिया मतलब मैग्नीट्यूड होगा, तो साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर था, अब आर क्या हो गया, ये एक्स आ गया यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे अब एक्स, फॉर्मूला अपडेट हो गया। अब इस पॉइंट पे से कैलकुलेट करेंगे डीएल छोटे लेंथ की वजह से, तो ये आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखो, सो अब बी कैलकुलेट क्या होगा, देखो तो बी इक्वल टू टोटल फुल लेंथ के लिए म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट था, अब समेशन दे दिया, मतलब क्या होगा, फुल लेंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो वो आएगा आई डी एल साइन थीटा ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब OPA ट्रायंगल, OPA ए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे अगर कॉट थीटा ले लिया तो कॉट थीटा क्या आएगा, सो कॉट थीटा इक्वल टू, ये एंगल अगर थीटा है ये 90 होगा, सो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, सो बेस है एल, और एक्चुअली देखो एल कौन सी डायरेक्शन है, नीचे की तरफ जा रहा है, सो इसको दे दिया -L ओवर, ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर आर, ठीक है। तो इसको इधर भेज दिया, सो आर कॉट थीटा एल। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो आर तो एक कांस्टेंट है, सो कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सो कॉट थीटा का डेरिवेटिव है कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी एल, राइट। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, सो कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां पे देखो सेमी ट्रायंगल में, सो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अब उल्टा हो जाएगा, सो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर मींस आर, सो हाइपोटेन्यूज है एक्स ओवर परपेंडिकुलर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, दैट डी थीटा माइनस डी एल, तो ये आर कट जाएगा। अब ये तो एक माइनस साइन आएगा यहाँ पे, सॉरी, तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस कट जाएगा, सो इधर आएगा एक्स स्क्वायर ओवर आर डी थीटा इक्वल टू डी एल, ठीक है। अब इधर आएगा डीएल है तो ये क्या आएगा, ये डीबी होगा, एक चीज याद रखना, अगर डीएल है तो डीबी और डीबी है तो डीएल, तो अगर बी होगा तो ये सिंगल एल होगा, तो हमको कैलकुलेट क्या करना होगा, बी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। मतलब ये छोटे से मैग्नेटिक फील्ड में टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, सो डीएल का जो वैल्यू निकला है यहाँ पे पुट कर दो, तो म्यू 0/4 पाई समेशन आई डीएल क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर आर, यहाँ पे डी थीटा साइन थीटा ओवर एक्स स्क्वायर कट गया, सो दैट इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, सो समेशन आई को बाहर भेज दो, समेशन के बाहर, करंट तो सेम ही रहेगा, एक वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है, सो आई को बाहर भेज दिया तो रह गया साइन थीटा डी थीटा, ओके। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा बी, सो बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू 0 मतलब डीबी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बी, ठीक है। सो म्यू 0 आई ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब इंटीग्रेशन का एक लिमिट होगा,
So there is a theta 1 to theta 2, right? And dB का इंटीग्रेट क्या होगा? That is B. dB का इंटीग्रेट होता है B. So म्यू 0 I over 4 pi sin थीटा का इंटीग्रेशन होएगा माइनस cos थीटा थीटा 1 to थीटा 2. वैल्यू को पुट कर दो, म्यू 0 I ओवर 4, सॉरी यहाँ पे एक R मिसिंग हो गया, यहाँ पे एक R था, ये R यहाँ आ जाएगा, ये R यहाँ पे आ जाएगा. तो म्यू 0 I बाई 4 पाई R एंड there is a माइनस, पहले ऊपर नीचे, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, राइट. सो B का वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या मिला हम लोगों को? म्यू 0 I ओवर 4 पाई R cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. ठीक है. तो यह है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो, कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो कुछ उसके सराउंडिंग में क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो इससे R डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट है P पॉइंट में B का वैल्यू क्या होगा? मैग्नेटिक क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. अब हम लोग कुछ केस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर. सो केस 1 क्या है? केस 1, if the length of the wire is infinite, मतलब ये लेंथ जो है ना, ये बहुत लंबा दूर जाएगा. अगर ये बहुत लंबा जाएगा तो ये भी बहुत ही लंबा आएगा, बहुत ही लंबा, बहुत ही लंबा. तो लगेगा कि ये दो लाइन जो है ना, ये पैरेलल बन गया. इस दो लाइन पैरेलल बन गया तो R का जो वैल्यू होगा इस मच लेस देन L हो जाएगा, क्योंकि L तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, R बहुत ही छोटा हो जाएगा. If the length of the wire is infinite, length of the wire is infinite. ठीक है. तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? तो थीटा 1 इक्वल टू होगा 0 डिग्री एंड थीटा 2 होगा पाई. सो थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू पाई. पाई मतलब क्या होता है? पाई क्यों लिया? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री. ठीक है. और 0 मतलब तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड यहां में से डीएल मतलब लॉन्ग जो लेंथ होगा वायर का वो लेंगे. सो B इक्वल टू क्या आएगा? म्यू 0 I ओवर 4 पाई R. सो cos थीटा 1 मीन्स cos 0 डिग्री माइनस cos पाई. ठीक है. तो cos 0 क्या होता है? cos 0 1 और cos पाई होगा -1. सो म्यू 0 I ओवर 4 पाई R. तो cos पाई होता है 1, cos 0 1 और cos पाई होएगा -1. सो दैट इज इक्वल टू, सो ऊपर में आएगा, इधर देखो. सो म्यू 0 I ओवर 4 पाई R, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो इधर आ गया 2, तो 2 कट गया 2. तो म्यू 0 I ओवर 2 पाई R. ठीक है. इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट, बहुत ही लंबा लेंथ का है, वायर का लेंथ बहुत ही लंबा है, मतलब इनफाइनाइट. नेक्स्ट केस नंबर 2 क्या है? इफ लेंथ इज सेमी इनफाइनाइट, सेमी मींस बीच में. ठीक है. तो सेमी इनफाइनाइट होएगा तो क्या आंसर आएगा? देखो, सॉरी इरेज कर दिया. अगर किसी को जरूरत पड़े तो वीडियो को थोड़ा बैक करके चेक कर लेना. ठीक है. केस 2, लेंथ ऑफ द वायर इज सेमी इनफाइनाइट, लेंथ
of P where is सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट है तो क्या आएगा, बहुत ही इजी है, मतलब एक फाइनाइट लेंथ रहेगा, लेंथ बड़ा होगा लेकिन फाइनाइट होगा। सो थीटा 1 90, पहले क्या था, थीटा 1 0 था, अब क्या है 90, सेमी इनफाइनाइट है तो। और थीटा 2 क्या आएगा, तो थीटा 2 इक्वल टू ओ पाई पे अटकता रहेगा, ओ पाई में है, ठीक है। सो बी मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 आई ओवर 4 पाई आर, सेम टू सेम है, थीटा 1 कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस पाई, so mu 0 I over 4 pi r, cos 90 क्या होता है, cos 90 0, cos pi minus 1, so minus minus plus 1, that is equal to 2। यहाँ पे b केस नंबर 1, ये केस नंबर 2, ये 1 के लिए, ये केस 2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, magnetic field on the axis of a circular current loop, magnetic ओके। तो एक सर्कुलर लूप की वजह से एक एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको दिया x, ये वाला y, ये वाला z। तो yz प्लेन में एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसका लेंथ है l एंड करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंड इसका रेडियस है कैपिटल R, एंड इसके ऊपर एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया, वह है dl। सो dl कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इधर आ गया तो इस डायरेक्शन पे जाए, टेंजेंट इधर आ गया तो इस डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है। सो dl वेक्टर। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट में क्या आएगा, ठीक है। ये ऑरिजिन पॉइंट O, इसको दे दिया पॉइंट A, एंड इसको दे दिया पॉइंट P। सो A एंड P को कनेक्ट किया, इसको दे दिया स्मॉल r, एंड ये वाला डिस्टेंस हो गया अभी x, ठीक है। एंड यहां पे चला गया dB, dl है तो ये आ गया dB वेक्टर, ठीक है। एंड ये वाला हो गया dB परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस, एंड ये एंगल है थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये भी एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो हम लोग ने ऐसे ही बनाया कि ये दो एंगल सेम आएगा, ठीक है। तो नीचे दे दो dB परपेंडिकुलर, ये आ गया dB सेम एग्जैक्ट मिरर इमेज, एंड ठीक है, ये वाला आ गया थीटा। सो अब dB इधर जाएगा तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो dB का x कंपोनेंट क्या होगा, तो इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड ये आ जाएगा बेस, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो dB cos थीटा, ओके। सो कौन सी डायरेक्शन पे क्या है, dB x डायरेक्शन पर, ठीक है। अब देखो, अब इस पॉइंट पे
एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। सो dB क्या आएगा देखो, हम सबको पता है dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IDL। सो IDL क्रॉस R, अगर वेक्टर दे दिया तो ओवर आ जाएगा R3, इसको दे दो वेक्टर में, ठीक है। एंड अब इसको dB बना लिया तो क्या आएगा, म्यू 0/4 पाई IDL क्रॉस R क्या आएगा, DL R साइन थीटा ओवर R3 कट गया तो आ गया 2R²। सो म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा ओवर R²। अब ये जो R आया, इधर देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल POA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल अगर थीटा है, ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर। सो R² प्लस x² विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल टू दैट इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर R²। सो इस R को हम लोग इस R से रिप्लेस कर देंगे, फाइनली आएगा म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा ओवर ये आ जाएगा R² कैपिटल R² प्लस x²। ओके, नेक्स्ट, अब साइन थीटा का वैल्यू फाइनली क्या मिलेगा। सो साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड क्रॉस R, ठीक है। DL इधर आएगा एंड क्रॉस R इधर जाएगा। आई नो दैट DL क्या होता है, ये टेंजेंट होता है। सो DL एंड R इज द परपेंडिकुलर इन सर्कुलर। सो फाइनली ये मिलेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो म्यू 0/4 पाई IDL साइन 90 ओवर R² प्लस x²। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 पता है सबको, 1। सो हटा दो, ओके। अब देखो, ये वाला तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, dBx, क्योंकि बोल दिए यहाँ पे द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। सो dBx का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। सो dBx इक्वल टू dB cos थीटा, ठीक है। सो dBx इक्वल टू dB cos थीटा मतलब I डायरेक्शन पे जाएगा, मीन्स dB I कैप दे दो, तो इसको वेक्टर लिखेंगे तो सो dB क्या है, यहाँ पे मिल गया हम लोगों को। सो dB, ये भी dB है। सो म्यू 0/4 पाई, सिंपल मैथमेटिक्स, म्यू 0/4 पाई IDL ओवर R² प्लस x² cos थीटा। तो cos थीटा, ये ट्रायंगल को देखो, यहां से पता चल जाएगा cos थीटा क्या आएगा। सो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, सो cos थीटा यू ऑल नो दैट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस है R और हाइपोटेन्यूज है
बेस कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री। तो 90 का अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और इन दोनों का बीच में क्या आएगा, बेस। सो हाइपोटेन्यूज ऊपर में आ जाएगा बेस। सो म्यू 0 ओवर 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कॉस थीटा कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, कैपिटल ओवर स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर इक्वल टू क्या था, ये वाला। सो म्यू 0 ओवर 4 पाई आई डी एल कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिंगल आर है तो क्या आएगा, रूट मीन्स टू द पावर हाफ। सो म्यू 0 ओवर 4 पाई आई डी एल कैपिटल आर, इधर 1 है, 1 प्लस हाफ क्या होता है, 3/2। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, दैट इज Vx। उसको आई कैप दे दो, आई कैप रिएक्शन पे जाएगा। सो फाइनली क्या मिला हम लोगों को, देखो। सो बी वेक्टर मतलब डीएल है अभी, अब डीबी है तो डीएल है। अगर इसको हम लोग बी एक्स, तो बी दे दो, मतलब बी एक्स आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा तो डीबी कॉस थीटा दैट इज आई कैप। तो म्यू 0 ओवर 4 पाई आई, अब डीएल क्या आएगा, डीएल क्या है, ये वायर का लेंथ है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन भी है। देखो ये क्या है, एक सर्कुलर, यहां पे देखो सर्कुलर करंट लूप, ये वाला है सर्कुलर करंट लूप, ये सर्कल है। तो डीएल क्या है, इसका पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या आता है, 2 पाई टाइम्स रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सो आई डीएल आएगा 2 पाई, रेडियस है कैपिटल आर ओवर टाइम्स कैपिटल, इधर और एक है नीचे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सो दिस कट गया, बचा 2, और ये है आई कैप। सो फाइनली म्यू 0 ओवर 2 आई, और ये है आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आई कैप। ठीक है। सो फाइनली हम लोगों को बी का वैल्यू मिल गया, ये वाला। सो एक्स एक्सिस के ऊपर एक करंट लूप का सेंटर अगर ओ होगा, मतलब ओरिजिन एक्स वाई जेड में से, अगर ये एक्सिस अगर सेंटर से चला गया तो इस पॉइंट पे बी का वैल्यू क्या आएगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ बाउंड्री कंडीशन और केस है। केस नंबर 1, इफ x equal to 0, if x equal to 0, so what does it means x equal to 0? तो मतलब b का वैल्यू ये सेंटर में क्या होगा, एक सर्कुलर लूप में, लूप के सेंटर में b का वैल्यू क्या आता है, सो हमको कैलकुलेट करना है। दैट्स x इक्वल टू 0। तो सिंपल यहाँ पे पुट कर दो। तो b इक्वल टू म्यू 0 i ओवर 2 कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे x की जगह 0 पुट कर दो, तो आर स्क्वायर प्लस, और कुछ नहीं है, 3 ओवर 2, तो 2 कट गया, तो बचा क्या, तो इक्वल टू ये आर क्यूब रह जाएगा
म्यू जीरो आई आर, तो 2 ये चला गया, फाइनली बी इक्वल टू क्या मिला देखो, म्यू जीरो आई ओवर 2r, वेक्टर है तो ये आई के डायरेक्शन पे जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा म्यू जीरो आई ओवर 2r। ठीक है, तो इससे पता चल गया सेंटर में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा। क्लियर? नाउ so magnetic field lines due to the circular wire from closed loop are shown in figure। so देख लो, अगर वायर एक सर्कुलर वायर है, करंट अगर इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है, देखो ऊपर की तरफ, ये वाला आई है करंट की डायरेक्शन, मतलब एक्चुअली ये करंट इधर से जाएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हो गया, बहुत ही इजी है। सो दैट्स दैट फॉर राइट हैंड थंब रूल से हमको ये पता चल जाता है। इजी था, हो गया। बायो-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन, कहीं पर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना और पढ़ते रहना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।